हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनके पास रंगमंच की बुक है। ठीक है, ऑल यूजी कोर्स होने वाला है। यूनिट 2 का लेसन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रस्तुति प्रक्रिया। ठीक है, आलेख का चयन, दृश्य परिकल्पना, ध्वनि, संगीत, नृत्य, प्रकाश। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विथ नोट्स के साथ। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जैसे कि ड्यू, सोल और एनसी वेब के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है। और हाँ, इससे पहले कि जितनी वीडियोज वो सारी वीडियोज हमने कंप्लीट कर ली हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोज की लिंक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है प्रस्तुति प्रक्रिया। ठीक है, यानी प्रस्तुत क्या 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 प्रक्रिया होती है किसी चीज को प्रस्तुत करने की। ठीक है, आलेख का चयन, यानी हमने जो आलेख या कहानी लिखी उसका चयन करना। ठीक है, अभिनेताओं का चयन करना, यानी उस आलेख को या फिर उस नाटक के ऊपर कैसे आपको अभिनेताओं का किस तरीके से चयन करना है। ठीक है, दृश्य परिकल्पना, यानी कि दृश्य परिकल्पना कैसी करनी है। ठीक है, उसके बाद नृत्य, संगीत, नृत्य, प्रकाश, यानी ध्वनि, संगीत और नृत्य प्रकाश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने परिचय से। ठीक है, नाटक एक दृश्य काव्य है। जैसे कि मैंने बताया, जो नाटक है वो एक दृश्य काव्य है, हमने पहले भी पढ़ लिया है। इसलिए नाटक की प्रस्तुति प्रक्रिया में नाटककार, निर्देशक, अभिनेता आदि सभी मिलकर इसे सफल बनाकर प्रयास करते हैं। यानी कि जो नाटक है ये एक दृश्य काव्य है। ठीक है, इसके इसलिए नाटक की जो प्रस्तुति प्रक्रिया है, इसमें नाटककार, ठीक है, जो नाटक लिखता है, ठीक है, फिर निर्देशक दो उसको बताता है कि किस तरीके से कैसे कैसे करना है। ठीक है, अभिनेता यानी कि पात्र या अभिनेत्री, ठीक है, जो उस नाटक को करते हैं, सभी मिलकर क्या करते हैं, एक नाटक को रंगमंच पर सफल बनाते हैं। ठीक है, नाटक का समग्र रूप मंच प्रस्तुतिकरण के बाद ही संभव होता है। यानी कि नाटक का जो मंच प्रस्तुतिकरण के बाद ही क्या होता है, वो संभव हो पाता है। नाट्य आलेख, यानी कि स्क्रिप्ट जो होती है, नाट्य का जो आलेख होता है, को रंगमंच तक पहुंचने की प्रक्रिया रचनात्मक, जटिल तथा दिलचस्प भी है। यानी कि जो नाट्य लेख है, यानी जो नाटक लिखा गया है, जो स्क्रिप्ट है, उसको रंगमंच तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा रचनात्मक है और जटिल भी है। ठीक है, और तो और ये दिलचस्प भी है, बहुत मजा भी आता है। ठीक है, इस प्रस्तुति प्रक्रिया में निर्देशक, अभिनेता और प्रेक्षक सहकर्मी की निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी कि इस प्रस्तुति प्रक्रिया में जो निर्देशक होता है वो अभिनेताओं और प्रेक्षक सहकारी, यानी जो लोग उसका बताते हैं या जो लोग उनको सहयोग करते हैं, उन सभी के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। कौन? निर्देशक। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। प्रस्तुति प्रक्रिया के माध्यम से ही नाटक ज्यादा जीवंत और सृजनात्मक लगता है। यानी कि जब भी कोई नाटक प्रस्तुत हो जाता है तभी वो क्या है, सृजनात्मक लगता है और जीवंत लगता है। सृजनात्मक यानी कि उसको उद्भव किया गया है या सृजित किया गया, और जीवंत यानी कि एक कि उसके अंदर भी एक जीवन है, जीवंत रूप निखर कर हमारे सामने आता है। ठीक है, नाटक कृति का चुनाव, नाटक कृति का चुनाव, जो नाटक होता है उसका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, नाट्य कृति का चुनाव रंगमंच प्रस्तुति प्रक्रिया का पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। जो नाटक कृति का जो चुनाव है वो रंगमंच पर, यानी रंगमंच का क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा या फिर हमें ये ही नहीं डिसाइड होगा कि हम नाटक करेंगे किस पे, तब तक हमें ना तो अभिनेत्री का पता चलेगा और ना ही किसी और चीज का। ठीक है, जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, हमें पढ़ना किस बुक को है, तब तक हम उस किसी भी बुक को नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं पढ़ सकते जब तक हमें पता नहीं है। ठीक है, नाट्य कृति के चुनाव के बाद संपूर्ण रंग प्रकर्मियों का ताना बाना तैयार किया जाता है। यानी कि जब नाट्य कृति का चुनाव हो जाता है कि हमें भाई पढ़ना है, रंगमंच की बुक पढ़नी है, तो रंगमंच का जब हमने बना लिया, हमें रंगमंच पढ़नी है, तो उसी के साथ में क्या होगा, हमें नोट्स बनाने हैं, कौन सा चैप्टर पहले करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से नोट को तैयार करना है, किस तरीके से सामने वाले को बताना है। उसी तरीके से सारा नाटक में भी होता है। जब नाट्य कृति का चुनाव हो जाता है तो उसी तरीके से और जितने भी उसमें एक नाटक में सब लोग भाग लेंगे, जो लोग मिलकर कार्य करेंगे, उन सभी का ताना बाना तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके इससे
सॉरी, इसके अभिप्राय का संप्रेषण करना संपूर्ण प्रस्तुति का लक्ष्य भी होता है। नाट्यकृति का चुनाव गंभीरता पूर्वक किया जाता है। जो नाट्यकृति का चुनाव है उसका गंभीरता पूर्वक किया जाता है। नाटक खेलने वाले को सृजन का संतोष दे, यानी कि एक नई, हमेशा एक नई चीज करने का संतोष दे, दर्शकों को बांध सके। दर्शकों को क्या है, जो नाटक कर रहा है, जो नाटक है, जो अभिनेता है, वो क्या करे, दर्शकों को बांध सके और उसकी कलात्मक रुचि को संतुष्टि दे, यानी कि उस कला, अभिनेता के अंदर, अभिनेत्री के अंदर जो भी कला है उसको उस कलात्मक रुचि को लिए उसको संतुष्टि दे कि तुम ये कर सकते हो, उसको उत्साह दे, है ना, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले। साथ ही कलात्मक के स्तर को बनाए रखे, साथ ही कलात्मक की स्तर, कला को लेकर के जो भी कलात्मक स्थिरता है उसको बनाए रखे। दर्शकों की रुचि, ठीक है, यानी दर्शक जो हमारे सामने बैठे हैं उनकी रुचि किसमें है, ठीक है, रुचि, रुझान, सामर्थ्य और संस्कारों का ध्यान रखें, यानी कि दर्शकों की रुचि क्या है, ठीक है, और उसका रुझान किधर साइड में होगा, ठीक है, उनका सामर्थ्य क्या है, यानी कितनी देर तक वो इसको झेल सकते हैं, उनका सामर्थ्य क्या है, और संस्कार, यानी हमें ये अब नहीं करना कि भाई हम किसी गांव देहात में जाकर के और किसी ब्लू फिल्म की जाके वहां पे वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, या छोटे कपड़े पहन रहे, तो उससे क्या होगा, लोगों के वहां पे संस्कार को लेकर काफी ज्यादा होगा और लोगों का हमें क्या आएगा, नेगेटिव उस पर विचार आएंगे, जिस वजह से क्या उसकी बहुत कम चांसेस होंगे कि वो हिट होगी, वो ज्यादातर क्या चांसेस है, फ्लॉप होने के चांसेस है, ठीक है। नाट्यकृति का अर्थ निर्धारण, पाठ और मानसिक तैयारी, ठीक है, यानी नाट्यकृति का अर्थ निर्धारण करना, ठीक है, उसका पाठ क्या क्या है वो, और सभी नेताओं, जो अभिनेता हैं उन सभी की मानसिक तैयारी करवाना, ठीक है। नाटककार रंग परिकल्पना का जन्मदाता होता है। जो नाटककार है, जो नाटक लिखता है, वो रंग परिकल्पना का जन्मदाता होता है, क्योंकि देखो जब नाटक ही नहीं लिखा जाएगा तब तक उसको हमें ये नहीं पता चलेगा उसको किस तरीके से, किस स्टेज पर उसको प्रस्तुत करना है, ठीक है, उसका भाव भान क्या होना चाहिए, वेशभूषा क्या होनी चाहिए, कैसे नृत्य होना, मतलब कैसे क्या बोलना है, किसके संवाद होने चाहिए, जब तक नाटक ही नहीं पता होगा तब तक हम उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। उसे प्रस्तुति प्रक्रिया में शामिल करना लाभदायक रहेगा, यानी कि जो है अब नाटककार है उसको प्रस्तुति प्रक्रिया में मिश्रित करना, शामिल करना क्या होगा, लाभदायक रहेगा। यदि नाटककार किसी नाटक दल का सदस्य है, यदि जो नाटककार है किसी नाटक दल का सदस्य है अथवा स्थानीय व्यक्ति है, तो इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि जो नाटक है वो क्या होगा, अगर देखो अथवा स्थानीय व्यक्ति है तो इसकी संभावना अधिक रहती है कि वो क्या है, कि नाटक हिट हो जाए, ठीक है। हमारे देश में धीरे धीरे नाटककार और निर्देशक के बीच सहयोग की स्थिति बनती जा रही है, यानी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ठीक है। नाटककार की सहमति और उसकी रंग परिकल्पना को समझने में सहायक बनाने के लिए यदि लेखक को आमंत्रित किया जाता है तो वह सहर्ष तैयार हो जाते हैं, यानी कि नाटककार की सहमति और उसकी रंग परिकल्पना को समझने में सहायक बनाने के लिए, अभिनेताओं के लिए आसान बनाने के लिए जिसने उस नाटक को लिखा है उसको आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो सहर्ष यानी और अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो और अच्छे तरीके से बता देता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं, तो उसको वो और अच्छे से, जो जिसने लिखा है वो अच्छे से बता सकता है, ठीक है। किंतु बार बार परिवर्तन की मांग से नाटककार और निर्देशक के बीच अनावश्यक तनाव बढ़ता है, ठीक है, यानी कि अगर बार बार अगर हम किसी नाटक में या किसी स्क्रिप्ट में हम उसको क्या कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो नाटककार और जो निर्देशक है, जो नाटक करेगा, ठीक है, अभिनेता और जो उसको निर्देशित कर रहा है, उनके बीच में क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है। अपनी प्रस्तुति में निर्देशक आवश्यक परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, जो उसकी अपनी प्रस्तुति है उसमें निर्देशक क्या है, जो निर्देश दे रहा है वो आवश्यक परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसमें लेखक की सहमति होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जो अपनी जो प्रस्तुति प्रक्रिया है उसमें जो निर्देशक होता है, ठीक है, जो निर्देश देगा कलाकारों को, अभिनेताओं को, वो स्वतंत्र रहता है कि उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते तो कर सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि जिसने उसको कहानी को लिखा है उसकी सहमति उसमें हो, ठीक है, आवश्यक नहीं है कि उसकी भी सहमति हो, ठीक है। जब नाटककार और निर्देशक एक ही व्यक्ति हो तो, यानी कि जब नाटककार और निर्देशक एक ही व्यक्ति हो तो अधिक कठिनाई नहीं होती है। प्रदर्शन से पूर्व नाटककार की स्वीकृति लेना और जहां उचित लगे उसे रॉयल्टी देना निर्देशक का नैतिक दायित्व है, ठीक है। प्रकाशित आलेख में नाटककार से छेड़छाड़ करवाना आवश्यक
नहीं है और ना ही उचित है। यानी कि जो भी आलेख प्रकाशित हो चुका है, जो नाटक प्रकाशित हो चुका है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करवाना क्या है, करवाना अवश्य नहीं है और ना ही ये उचित रहेगा, ना ही ये बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाटक के उद्देश्य, यानी जब हम नाटक करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। नाटक करने वाले को सृजन का संतोष दे, दर्शकों को बांध सके और उसकी कलात्मक रुचि की संतुष्टि दे, कलात्मक के स्तर को भी बनाए रखे। ठीक है, कमजोर और रंगकाल की दृष्टि से ढीली कृति परिश्रम और आशा के अनुकूल परिणाम ना सकेगी। ठीक है, श्रेष्ठ और कलात्मक नाट्यकृति का चुनाव करते समय प्रस्तुतिकर्ताओं को अपने आर्थिक और मानव संसाधनों का भी आकलन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा, इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यानी कि देखो, जब श्रेष्ठ और कलात्मक, यानी जब श्रेष्ठ और अच्छी तरीके से कलात्मक नाट्यकृति का चुनाव हो जाता है, तब जो प्रस्तुति करता है, जो उसको प्रस्तुत कर, लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति और मानव संसाधनों का भी आकलन कर लेना चाहिए कि उनका कितना बजट है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास बजट 1 करोड़ का और हम मूवी सोच रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख की या 1 करोड़ 10 हजार की। देखो 10 हजार तक हो जाता है, बट अगर ज़्यादा महंगी है, जैसे 20 लाख है, 40 लाख है, तो क्या होगा, वो मूवी, वो जो नाटक है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें अपने आर्थिक और मानव संसाधनों का भी आकलन करना जरूरी है। जिस दर्शक समुदाय के सामने नाटक की प्रस्तुति करना है, उसकी रुचि, संस्कार और सामर्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस भी दर्शक समुदाय के सामने में हमें नाटक प्रस्तुत करना है, उनकी रुचि देखनी चाहिए। ठीक है, उनका रुझान देखना चाहिए, उनके संस्कार क्या है, संस्कार देखना चाहिए और उनका क्या सामर्थ्य है। ठीक है, कितने देर तक वो लोग बैठ के देख सकते हैं, उनका सामर्थ्य क्या है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर किया गया नाट्यकृति का चुनाव निश्चित ही प्रस्तुति प्रक्रिया को सही दिशा दे सकेगा। इन सभी चीजों का हम ध्यान रखते हुए चलेंगे तो क्या हमारे नाटक को एक अच्छे दिशा में ले जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाटक का अध्ययन। ठीक है, नाटक का अध्ययन। पहले चरण में नाटक को पढ़ना होता है। पहले चरण में क्या होता है, नाटक को पढ़ना होता है, किंतु यह प्रस्थान बिंदु है। किंतु यह प्रस्थान यानी कि शुरुआती बिंदु है, अंतिम चरण नहीं है। किंतु ये क्या है, प्रस्थान बिंदु है, अंतिम चरण नहीं है। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। फिर उनके कथनांक, चरित्र, संवाद और अभिप्राय को समझने के लिए बार बार पढ़ना। हाँ ठीक है, देखो, फिर उनके कथनांक, चरित्र, संवाद और अभिप्राय को समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। यानी कि फिर उनके जो कथनांक है, यानी कि जो बोलना है उसको, ठीक है, चरित्र क्या है उनका चरित्र और किस तरीके का संवाद है उसका, और उसका क्या अभिप्राय है, उन सभी को समझने के लिए उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा स्क्रिप्ट को। ठीक है, और तब तक पढ़ना आवश्यक है जब तक कि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट ना हो जाए। शांति एवं कल्पनाशीलता से पढ़कर नाटक को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि एक बार समझ में ना आए तो मन उब जाए और फाड़ फोड़ के फेंक दे, ऐसा नहीं। ठीक है, एकदम शांति मन से, कल्पनाशीलता से उसे पढ़े, नाटक को समझे और फिर उसकी अच्छे से चेष्टा करनी चाहिए, समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नाटक की प्रस्तुति प्रक्रिया के बारे में चिंतन। ठीक है, यानी कि जो नाटक की जो प्रस्तुति प्रक्रिया होती है, जब उसका प्रस्तुत किया जाता है उस बारे में क्या चिंतन करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, समिति और उपलब्ध संसाधनों का कैसे सार्थक उपयोग किया जाए कि नाटक के जरिए दिए जाने वाले संदेश पाठक तक पहुंच सके। यानी कि समिति में जो समिति है वो क्या करती है, जितनी भी उपलब्ध साधन है हमारे पास, उसका किस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए कि उन सभी का उपयोग, सार्थक उपयोग किया जा सके और जो नाटक के द्वारा हम जो उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे जो संदेश, वो भी उनके तक, दर्शकों तक सही से या पाठक तक सही से पहुंच सके। ठीक है, प्रस्तुति की शैली, रूप और अभिनेताओं का क्रियाकलाप कुछ हलचले लेते दिखाई देना लगता है। सोते जागते अदृश्य दृश्य आपके साथ रहने लगते हैं। यानी कि प्रस्तुति प्रक्रिया की शैली, रूप और अभिनेताओं का क्रियाकलाप, यानी कि उसके सामने में क्या रूप, मतलब किस तरीके से होना चाहिए, उन सभी का कुछ हलचले दिखाई देने लग जाते हैं। आप सोओगे जागोगे, वो सही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। ठीक है,
जैसे कि अगर आप रात में पढ़ाई करके सोते हो ना, तो देखना कुछ टाइम तक ऐसा रहेगा कि आप मैथ में ही घुसे हुए हैं और कुछ ना कुछ अपने सपने में मैथ से रिलेटेड या फिर जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके दिमाग में चलता रहेगा। ठीक है, नाट्य प्रस्तुति के लिए मानसिक तैयारी आरंभ हो जाती है। यानी कि नाट्य प्रस्तुति के लिए मानसिक तैयारी आरंभ हो जाती है, दिमागी रूप से तैयार हो जाते हैं। पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान, उठने बैठने, गति, संचालन स्पष्ट होने लगते हैं। यानी कि पात्रों के जो प्रवेश स्थान है, कहाँ से उन्हें प्रवेश करना है, ठीक है, उठने यानी कब उठना है, कब बैठना है, गति संचालन क्या रहेगा, ठीक है, वो सभी चीजें क्या होती है, उनको धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती है। वो पढ़ पढ़ के उनको याद कर लेते हैं और उन्हें सारी चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, कई नाटक ऐसे होते हैं जिसकी प्रिपरेशन के लिए 3 से 4 महीने और 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, विभिन्न पात्रों और दृश्यों के बीच कार्य करना, संबंध बनाना और उनके प्रस्तुतिकरण के लिए युक्तियां स्पष्ट सूझने लगती हैं। यानी कि उनको किस तरीके से करना है, उनकी युक्तियां जो है उनको अब खुद ही अपना माइंड में आने लग जाते हैं। हमें इस तरीके से यहाँ से करेंगे तो इस तरीके से ये बेहतर होगा। यानी हर एक अभिनेता अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद विभिन्न भूमिकाओं के लिए पात्रों का चयन किया जा सकता है। यानी सभी की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। यानी किसको कब करना है, किसको क्या करना है, कब करना है, किसका रोल प्ले करना है, उन सभी का पात्रों का भी चयन किया जाता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की संभावना भी बनी रहती है। यानी जब हमें आवश्यकता पड़े तो उसके अनुसार क्या है, हम लोग परिवर्तन की भी संभावना कर सकते हैं और परिवर्तन के लिए भी अलग से रखे जाते हैं। जैसे कि हम बाहर के मैच खेलने जाते, देखा आपने देखा होगा कुछ खिलाड़ी अलग से एक्स्ट्रा जाते हैं, ताकि अगर कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाता है या नहीं खेल पाता है, किसी वजह से तबीयत खराब हो जाती है, तो उन खिलाड़ी को लिया जा सके और गेम को आगे बढ़ा सके। उसी तरीके से आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता भी बनी रहती है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पात्रों का चयन, यानी कि जो अभिनेता अभिनेत्री है उनका चयन। ठीक है, नाटक का चयन के बाद अभिनेता चुने जाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। किसी भी भूमिका में अभिनेता का चुनाव महत्वपूर्ण कार्य है। इसी पर नाटक की नियमित नियति निर्धारित होती है। यानी नाटक हिट होगी या फ्लॉप होगी वो किस पर निर्धारित करती है, हमारे अभिनेता अभिनेत्रियों पे ही निर्धारित करती है। ठीक है, यदि निर्देशक का यह चुनाव सही हो तो चरित्र उभर कर आएगा, वरना नाटक को ही ले डूबेगा। यानी कि जो निर्देशक है वो अगर सही चुनाव कर ले, सही अभिनेता अभिनेत्री का उस नाटक के लिए चुनाव कर ले, तो क्या होगा, जो नाटक है वो उभर कर सामने आएगा। और नहीं अन्यथा वो अगर नहीं कर पाया सही से, तो क्या होगा, नाटक को ले डूबेगा। उसका सारा समय अभिनेताओं के प्रशिक्षण और अभ्यास में ही निकल जाएगा। अगर वो अनुभवी अभिनेताओं या अभिनेत्रियों को नहीं लेगा तो उसका जो निर्देशक है उसका सारा समय किसमें व्यतीत हो जाएगा, उनको प्रशिक्षण देने में ही निकल जाएगा। ठीक है, पात्रों के चुनाव पर नाटक की सफलता असफलता काफी सीमा तक निर्धारक होती है। यानी पात्रों के जो चुनाव होता है उस पर भी हमारी सफलता और असफलता काफी सीमा तक निर्धारित या निर्भर करती है। ठीक है, अभिनेताओं का चुनाव पात्रों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी जो मुख्य कृति उसके स्वभाव की खास विशेषताओं को रेखांकित करे। अभिनेता की दृष्टि, उसकी मुख मुद्रा, ठीक है, उसका बोलचाल के तरीके, साथ साथ दूसरे अभिनेताओं के साथ उसका व्यवहार, तालमेल, सिखाने की ललक यानी इच्छा, अनुशासन इत्यादि पर भी ध्यान रखा जाता है। यानी अभिनेता की दृष्टि जो होती है, जो अभिनेता उसकी दृष्टि, ठीक है, उसकी दृष्टि कैसी है, वो क्या कैसे देख रहा लोगों को, उसकी मुख मुद्रा क्या है, यानी वो किस तरीके से बोलचाल है उसकी, ठीक है, उसकी मुख का जो है अकॉर्डिंग मतलब सिचुएशन के हिसाब से, अगर कहीं मुस्कुराने का है तो कितना मुस्कुराना है, अगर कहीं शौक होना है तो शौकिंग के उसकी मुख मुद्रा क्या है ना, सिचुएशन के अनुसार उसकी मुख मुद्रा बदलती रहनी। ठीक है, उसके बोलचाल यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि कैंग्रेचुलेशन है और भी कई सारे रेलगाड़ी है, तो इन सभी वर्डों को क्लियर बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि नाटक में क्या है बहुत ही ज्यादा क्लियर बोलना होता है, हिंदी वर्ड का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यह भी देखना कि जो दूसरे अभिनेताओं के साथ उसका जो व्यवहार है, तालमेल है, वो कैसा है। ठीक है, और उनसे उनकी सीखने की जो इच्छा है वो कैसा है, कैसी है, और उनका अनुशासन कैसा है, इन सभी पर भी ध्यान देना पड़ता है। किसको, एक निर्देशक को। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पूर्व अभ्यास या रिहर्सल। ठीक है, पूर्व अभ्यास यानी कि नाटक से पहले जो अभ्यास किया जाता है। किसी भी नाटक के सफल होने के पीछे उसकी रिहर्सल की भूमिका होती है। कलाकार कई महीनों तक, कई घंटे तक अभ्यास करते हैं, तब जाकर वो नाटक का संदेश जनता तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। रिहर्सल का कठोरता पूर्वक पालन करना और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है।
रियल सेल की संपूर्ण प्रक्रिया में निर्देशक सभी रंगकर्मियों के लिए आलोचक, ठीक है, यानी कि उनमें जो गलतियां होती है उनको बताता है, आलोचक का काम करता है। सहृदय मित्र, यानी कि उन सभी का एक मित्र बन करके, गुरु बन करके उनको बताता है कि तुम्हें इस जगह पर इस तरीके से और ऐसे करना है, ठीक है। अब आता है पूर्व अभ्यास का प्रथम चरण या पहला चरण, ठीक है। जब अभिनेता आलेख को पढ़ते हैं, यानी जो अभिनेता है, जो आलेख जो उनको दिया गया है, जब उसको वो लोग पढ़ते हैं तो उन्हें संवाद, ठीक है, नाटक का अर्थ, उच्चारण दोष के बारे में जानकारी होती है। यानी कि अभिनेता जब उसको पढ़ लेते हैं आलेख को, तो उन्हें क्या होता है, उनके संवाद के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। और नाटक का अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में पता चलता है, उनको उच्चारण दोष के बारे में भी पता चल जाता है कि उन्हें किन शब्दों में उच्चारण करने में कठिनाई हो रही है, जिस वजह से उसका क्या करे, वो बार बार रियल से या प्रैक्टिस कर सके ताकि वो वर्ड सही हो जाए, ठीक है। नाटक के पात्रों और चरित्रों के बारे में विचार विमर्श होता रहता है, ठीक है। नाटक के जो पात्र हैं उन सभी के पात्रों और चरित्रों के बारे में क्या है, विचार विमर्श करते रहते हैं। चरित्र को अभिनेता कैसे प्रस्तुत करेगा, इस पर चर्चा होती रहती है। यानी कि जैसे राम का चरित्र या कृष्ण का चरित्र है या फिर किसी हमारे गांधी जी का चरित्र, उनके चरित्र को किस तरीके से वो प्रस्तुत करेगा, इस पर भी चर्चाएं होती रहती है। संवाद के वाचन में पात्रों की प्रतिक्रिया को समझना पड़ता है। यानी कि जब अभिनेता कोई संवाद बोल रहा है तो उसके वाचन में पात्रों की प्रक्रिया को भी समझना होता है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है ताकि वो उसको सही और सटीक ढंग से बोल सके, कहीं ऐसा ना हो लाइन आगे पीछे कर रहा हो या फिर कोई गलत चीजें बोल रहा हो, ठीक है। इसके बाद दृश्य संयोजन का काम शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, दृश्य संयोजन का काम शुरू होता है। अभिनेताओं को दृश्य के बारे में उनके भूगोल से परिचित कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, दृश्य संयोजन का काम शुरू होता है। अभिनेताओं को दृश्य के बारे में उनके भूगोल को अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि तुम्हें इस जगह पर ऐसा दृश्य दिया जाएगा और तुम्हें इस तरीके से इसके बारे में बोलना है, ठीक है। फिलहाल तो ये ग्रीन स्क्रीन पे होता है, बाद में उसको एडिट करते हैं, ठीक है। पात्रों का कहाँ से होगा, ठीक है, यानी कि जो पात्र हैं उनका प्रस्थान कहाँ से होगा, कमरे कहाँ होंगे, दृश्य की स्थिति क्या होगी, ठीक है, दीवार की स्थिति क्या होगी, खिड़की कहाँ होंगे, फर्नीचर की स्थिति कहाँ होगी, उन सभी चीजों को समझाया जाता है। किसको, एक अभिनेता को, कलाकार को, ठीक है। प्रथम अंक का दृश्य संयोजन करने के बाद पात्रों को कब किससे कहाँ संवाद करना है यह समझाया जाता है। दूसरे पात्र की उपस्थिति कहाँ होगी, ठीक है, कहाँ किसके साथ बैठना है, यह पूरी स्क्रिप्ट पात्रों को समझाई जाती है। इसमें 2-3 सप्ताह लग जाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्व अभ्यास तक अभिनेताओं को पूर्व अभ्यास का दूसरा चरण, ठीक है। पूर्व अभ्यास तक अभिनेताओं को संवाद याद होने लगते हैं। यानी पूर्व अभ्यास तक पहुंचते पहुंचते जो अभिनेता है उनको अपने अपने संवाद याद होने लगते हैं। अभिनेता जितनी जल्दी स्क्रिप्ट अपने हाथ में लेना बंद करके अपने संवाद बोलना शुरू करेंगे, नाटक का सफल होना इसी पर उतना ही निर्भर करेगा। यानी कि जो अभिनेता है जितनी जल्दी वो स्क्रिप्ट को छोड़ के अपने मुख से उसको स्क्रिप्ट को याद करके बोलना शुरू कर देगा, उसी पर क्या है, हमारे नाटक की जो है नाटक की सफलता क्या है, इंगित करती है या सफल होने के चांसेस रहते हैं। अभिनेता मंच उपकरणों का सही उपयोग करना सीख पाएगा, इसका अभ्यास किया जाता है। यानी जो अभिनेता है, जो कलाकार है, वो जो मंच पर जो उन्हें यंत्र दिए गए हैं, ठीक है, उपकरण दिए गए हैं, उनका किस तरीके से उसको यूज करना है वो सभी चीजें भी सीख जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो मंच है या रंगमंच है, नाटक के होने के 2-4 दिन पहले लगा दे ताकि उसका सही से उसका ब्यौरा कर सके एक अभिनेता और सही से उसको जांच पर रख सके, ठीक है। निर्देशक भी देखता है कि अभिनेता अपने पात्र के चरित्र की बारीकी को समझ पा रहा है या नहीं। निर्देशक अभिनेता को उसकी गलतियां समझाता है। यानी जो निर्देशक होता है वो भी ये देखता है कि अभिनेता जो वो अपने पात्र को और अपने चरित्र को बारीकी से समझ पा रहा है या फिर नहीं। और जहां उसकी गलती होती है, निर्देशक क्या करता है, अभिनेता को उसकी गलतियों को समझाता है और उसको सुधार करने के लिए उसे आग्रह करता है या बताता है, ठीक है। निर्देशक अभिनेताओं को उसकी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तीसरे चौथे सप्ताह तक यह स्थिति आ जानी चाहिए कि अभिनेता अपनी गति, संवाद, कार्य व्यवहार में सहज हो जाए। संवाद के उतार चढ़ाव, लहर, ध्वनि स्पष्ट होने लगते हैं, ठीक है। यानी सभी चीजें दूसरे चरण तक आते थे, कई सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाती हैं,
ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्व अभ्यास का तीसरा चरण। फ्रेंड देखो यहाँ पे जो है मैंने इनको काफी छोटे छोटे करके लिखे हैं, ठीक है। जितनी की जरूरत है बस उतना ही लिखा है। अगर आप लोग बुक से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक दिए गए हैं, और बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो अगर आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि उतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ मेन में नहीं पूरा उठाया गया है, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा पूर्व अभ्यास का तीसरा चरण, ठीक है। अभिनेता धीरे धीरे नाटक में सहज होने लगते हैं। जो नाटककार है वो क्या धीरे धीरे नाटक में सहज होने लगते हैं। अपने संवाद, गतियां कैसे गति करनी है, कार्य व्यवहार सब सही होने लगता है। नाटक के अंश सजीव लगने लगते हैं। जो नाटक है वो सजीव रूप में आने लगता है, सजीव दिखाई देने लगता है। निर्देशक को यह देखना चाहिए कि आरंभ होने के 15 मिनट में दर्शक सांस रोककर बैठे रहे। नाटक के पात्र, घटना और कार्य व्यवहार के विषय में उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहे। यानी कि जो निर्देशक है उसको यह देखना चाहिए कि जो आरंभ होने के 15 मिनट तक जो दर्शक हैं जो सामने नाटक देखने के लिए बैठे हैं वो सांस रोककर बैठे रहे। और नाटक के पात्र यानी कि नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, ठीक है। जैसे कोई मूवी रिलीज होने वाली तो हम लोग कैसे रहते हैं यार, इसमें कौन सा हीरो होगा, कौन विलन होगा, ठीक है, कौन सी हीरोइन होगी, तो ये पात्र हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमें क्या है, हमें जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और क्या घटना घटेगी और क्या कार्य व्यवहार रहेगा जिसकी वजह से वो मिलेंगे और कैसे कैसे उनका पूरा नाटक जो है आगे बढ़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की जिज्ञासा होनी चाहिए और आप लोगों को ये और अच्छे से क्लियर में आ जाएगा। आप लोग भी मेरी बातों को सुने और उसको ध्यान से सुने समझे, और अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग उसको बैक करके दोबारा एक बार वीडियो देखें, समझ में आएगा। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। कौन क्या और कैसे घटित हो रहा है, दर्शक इसे जानने के लिए उत्सुक होने चाहिए। यानी कि कौन क्या और कैसे घटित हो रहा है, दर्शक इसको जानने के लिए उत्सुक होने चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो प्रस्तुति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर दर्शक उत्सुक नहीं है तो जो प्रस्तुति हमने दी है उस पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि नाटक उत्सुकता जगाने वाली स्थिति का निर्माण नहीं कर पा रहे हो तो उसमें निर्देशक और अभिनेताओं की मेहनत बर्बाद हो जाती है। यदि कोई भी नाटक है उसमें अगर दर्शकों के मन में जिज्ञासा नहीं जाग रही है, यानी कि अब आगे क्या होगा, उत्सुकता नहीं आ रही है, सिचुएशन जो कहते हैं ना सस्पेंस नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, लोग जो अभिनेता है उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और बहुत रेयर चांस है कि वो नाटक हिट हो, फिर फ्लॉप ही हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। नाटक ऐसा होना चाहिए जो दर्शकों में सम्मोहन जगा दे, ठीक है, सम्मोहन जगा देनी, मन को मोह ले। अभिनेताओं को संवाद आत्मविश्वास के साथ बोलने चाहिए। यानी अभिनेता जो संवाद बोलेंगे वो एकदम आत्मविश्वास से, एकदम निडरता से बोलनी चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं गलती हो जाती तो उसको इस तरीके से उसको कवर करे ताकि लोगों को पता ही ना चले, ठीक है। पूर्व अभ्यास का चौथा चरण और आखिरी चरण है ये हमारा, ठीक है। प्रदर्शन से पूर्व अभ्यास के लिए निर्देशक समय निकालकर विशेषज्ञों के साथ वेशभूषा, रूप सज्जा और दृश्य बंद के डिजाइन के बारे में विचार विमर्श कर सकता है या करता है। प्रदर्शन में एक सप्ताह पहले यदि दृश्य बंद खड़ा कर दिया जाए तो अभिनेताओं को इसके सही उपयोग का अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था स्टेज को सब तकरीबन एक हफ्ता पहले लगाया जाए ताकि जो अभिनेता है उसको सही तरीके से उसका ब्यौरा कर सके और उसको सही तरीके से समझ सके कौन सा उपकरण कहाँ है, कहाँ से कौन सा रास्ता है, किस तरीके से उसका मतलब सही तरीके से उसकी जानकारी वो कर सके, ठीक है। प्रदर्शन पूर्व अभ्यास 3-4 दिन तो अवश्य है, यानी कि प्रदर्शन से पूर्व जो है अभ्यास 3-4 दिन होने ही चाहिए, ठीक है। मान लो जैसे कि आपका मैं कह दूं कि कल मतलब आज कितनी आज जैसे कि मैं बोल दूं कि आपका 5 दिन बाद एग्जाम है। अगर आप लोग धीरे धीरे करके अगर धीरे धीरे आज पढ़ोगे, फिर कल पढ़ोगे, फिर परसों पढ़ोगे, फिर नरसों पढ़ोगे, तो क्या होगा, आपका जो अभ्यास है वो चलता रहेगा। तो आप लोग क्या करोगे, अपने पेपर में बेहतर करोगे। अब मैं बोल दूं कि आपको बस आज एक दिन पढ़ लेना है, उसके बाद आपको 5वें दिन जाना है एग्जाम देने, तो क्या आप अच्छा लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। नहीं तो कम से कम एक दिन पहले तो होना ही चाहिए। नहीं तो अभ्यास क्या है, एक दिन पहले तो होना ही चाहिए, यानी पेपर देने से एक दिन पहले तो पढ़ ही लो, ठीक है। प्रदर्शन से पूर्व 3-4 दिन तो आवश्यक है कि अभ्यास किया जाए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं संभव नहीं हो पाता तो कम से कम एक दिन पहले तो उसका अभ्यास होना ही चाहिए, ठीक है।
एक दिन पहले ही प्रकाश व्यवस्था का प्रबंध हो जाए, यानी एक दिन पहले ही जो लाइटिंग की व्यवस्था है, यानी स्टेज की भी लाइटिंग होगी, फर्नीचर का काम होगा, ये जितनी भी चीजें उन सभी का क्या है सही से प्रबंध हो जाना चाहिए, ताकि रंगों का मिश्रण, ठीक है, रंगों का मिश्रण घनत्व प्रभाव का सही अनुमान लग सके और उसमें जरूरत के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। यानी जो चीजें हमें उसमें जरूरत लगी उन सभी के जरूरत के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, उनका घनत्व देख लेना चाहिए कि क्या नाटक इतने बड़े स्टेज पे हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, उसको बड़े करने की जरूरत तो बड़ा भी कर दिया जाएगा जरूरत के अनुसार, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है यानी कि यूनिट 2 का लेसन नंबर 1 जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा मेन ही मतलब पूरा ये जो डिट्टो वर्ड लिखे यही लिखिए, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से एक दो बार और वीडियो देखो, आप मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ और अच्छे उदाहरण देकर एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। फुल नोट्स होने वाले हैं। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।